हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये बेसिकली सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स का लेक्चर नंबर 5 है। और हमने बाकी के 4 लेक्चर्स यूट्यूब पे डाल रखे हैं। और उसके अलावा हमने एफआर, एसएफएम, कोस्टिंग, डीटी, इन सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी यूट्यूब पे डाल रखी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। प्लस अपने दोस्तों को भी चैनल शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। हम आपको फुल कोर्स प्रोवाइड कराने वाले हैं सीए फाइनल के रिलेटेड। तो निश्चिंत रहिए, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्टिंक्शन देखा था, तो एक बार देख लेते हैं क्या होता है। डिस्टिंक्ट पर्सन बेसिकली हमारा सेपरेट रजिस्ट्रेशन जिसमें हमने किया कराया गया है, तो उसको हम डिस्टिंक्ट बोलते हैं। लाइक मिस्टर ए है, मिस्टर ए की एक फर्म है, मिस्टर ए एंड एसोसिएट, और उसका हेड ऑफिस जयपुर में है और जो आपका ब्रांच ऑफिस है वो बॉम्बे में है। तो अगर दो जगह ब्रांच है इसकी, तो बिजनेस इस केस में उन्हें सेपरेट जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, बिकॉज अलग अलग स्टेट्स में हो गया। एक आपकी यहाँ पे जयपुर में ब्रांच है, एक आपकी बॉम्बे में ब्रांच है। तो इनके बीच अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है विदाउट कंसिडरेशन भी, तो उसको सप्लाई मानेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग डिस्टिंक्ट एंटिटी हैं। उसकी अलग पहचान है, उसकी अलग पहचान है। अगर आप दोनों के बिल भी काटोगे तो एक बॉम्बे ब्रांच होगा, एक दिल्ली ब्रांच होगा, दोनों के अलग अलग जीएसटी नंबर्स हैं। तो इसीलिए ये क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन। तो अब देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन। एस्टेब्लिशमेंट कैसे की जाती है डिस्टिंक्ट पर्सन की? तो कैसे हम बोल सकते हैं एक चीज़ को डिस्टिंक्ट पर्सन है? अब जैसे रेस्टोरेंट है, एक हमारा रेस्टोरेंट है रेड चिल्ली। ठीक है, रेड चिल्ली एक रेस्टोरेंट है। और दूसरा एक और है हमारा रेड चिल्ली का सेकंड बिजनेस भी है अल्कोहल का। तो वो बेसिकली वो भी रेड चिल्ली है जो अल्कोहल बनाता है और बेचता है। तो इस केस में कैसे होगा? जो आपका रेस्टोरेंट बिजनेस है रेड चिल्ली का, वो तो रजिस्टर्ड सप्लायर है महाराष्ट्र में, और इसका रजिस्ट्रेशन होगा जीएसटी में। लाइक आपका रेड चिल्ली रेस्टोरेंट है, वो बंदा क्या है, रजिस्टर्ड है यहाँ पे, रजिस्टर्ड है वो। और उसका बेसिकली रजिस्ट्रेशन हमने करा लिया अंडर एनी लॉ। ठीक है। और जो महाराष्ट्र में हमने उसका रजिस्ट्रेशन करा रखा है, और जो रजिस्ट्रेशन उसका हो रखा है जीएसटी में हो रखा है, क्योंकि जो रेस्टोरेंट बिजनेस है वो जीएसटी के लिए लाइबल है। इसी तरह अब जैसे अल्कोहल है, रेड चिल्ली है हमारा अल्कोहल वाला, तो इसमें क्या हुआ, अल्कोहल कोई टैक्सेबल नहीं होती। दारू पे टैक्स नहीं लगता इंडिया में, बेसिकली जीएसटी नहीं लगता उस पर दूसरे टैक्स लगते हैं, तो जीएसटी नहीं लगता। अल्कोहल टैक्सेबल नहीं है, तो जीएसटी के अंदर इसको सप्लाई भी नहीं मान रहे, तो नोट रजिस्टर्ड जीएसटी। तो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो भी नहीं रखा, बिकॉज इस पर स्टेट टैक्स लगता है। तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में हम कैसे देखेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पर्सन, इस केस में कैसे होगी? मतलब एक लॉ के अंडर नहीं है, दोनों अलग अलग लॉज के अंडर आते हैं, तो हम कैसे देखेंगे? चलिए देखते हैं। आपका एक बिजनेस जीएसटी में और दूसरा बिजनेस किसी दूसरे अनदर अनदर लॉ में है, तो वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पर्सन माना जाएगा। ठीक है, ये देख लिया हमने। इट शुड बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई इवन विदाउट द कंसिडरेशन बट मस्ट बी कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। बेसिकली अगर इसके थ्रू कोई गुड सप्लाई की गई है, तो उसको सप्लाई माना जाएगा, इवन वो विदाउट कंसिडरेशन हो, मतलब उसके लिए कोई हमने पैसा भी नहीं लिया हो, तब भी उस चीज़ को सप्लाई मानेंगे। लेकिन एक कंडीशन ये है कि आपको बिजनेस पर्पज़ के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आप फ्री में कर रहे हो, मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हो फ्री में, और उसको आप बोलते हो कि नहीं इसको सप्लाई मत मानो आप, तो उसको सप्लाई माना जाएगा, लेकिन विदाउट कंसिडरेशन पी गई है। लेकिन एक कंडीशन ये है कि आपके बिजनेस पर्पज़ के लिए होना चाहिए, वो फ्री में नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ को बेसिकली हम बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या, जो ट्रांजेक्शन्स आपकी डिफरेंट लोकेशंस पे की गई है, अलग अलग लोकेशन पे ट्रांजेक्शन की गई है आपकी विद द सेपरेट जीएसटी नंबर। दोनों का जीएसटी नंबर क्या था, अलग अलग था, और लोकेशन क्या है, अलग अलग है। ऑफ द सम लीगल एंटिटी, किसी लीगल एंटिटी की ट्रांजेक्शन है, एंड द स्टॉक ट्रांसफर ब्रांच ट्रांसफर विल क्वालिफाई एज सप्लाई अंडर द जीएसटी। बेसिकली आपकी दो कंपनियाँ थी, लाइक ए तो यहाँ पे है, एक तो आंध्र प्रदेश में है हैदराबाद में, दूसरी है मुंबई में। ठीक है, ये
इनके बीच में एक ट्रांजेक्शन हुई, दोनों के बीच में, ठीक है। सेम लीगल एंटिटी है दोनों, स्टॉक ट्रांसफ़र किया गया या कोई ब्रांच ट्रांसफ़र किया। आंध्र प्रदेश ब्रांच ने मुंबई को किया, मुंबई ने बदले में आंध्र प्रदेश ब्रांच को किया, तो ये भी क्या मानी जाएगी, एक सप्लाई मानी जाएगी जीएसटी के अंदर, क्योंकि इसमें क्या है, मुंबई का रजिस्ट्रेशन अलग है, आंध्र प्रदेश का अलग है, तो इसको हमें सप्लाई मानेंगे और ब्रांच ट्रांसफ़र के नाम से अकाउंट्स में एडजस्ट कर देंगे। तो ये चीज़ है इसमें। बेसिकली एचओ आपका जयपुर में है, आपकी ब्रांच पटना में है, गुड्स भेजी एचओ ने यहाँ पे, तो स्टॉक ट्रांसफ़र माना जाएगा, तो ये डीम ट्रांसफ़र होगा, इस पर जीएसटी लगेगा। दूसरा एग्जांपल क्या है, ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है एक, और जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर दूसरा। मारुति कार लिमिटेड, बेसिकली मारुति वाले हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, गाड़ियाँ बनाते हैं बंदे, और ये कंपोनेंट मैन्युफैक्चर है, एमआरएफ वाले टायर बनाते हैं, क्योंकि जो गाड़ियों में टायर लगते हैं वो बनाने का काम ये करते हैं। अब मारुति वालों ने क्या किया, मारुति वालों ने इनको बेसिकली मोल्ड्स, डाई, ये सारी चीज़ भेजी कि मतलब हमें अब की बार इस तरह के टायर चाहिए, लाइक हमें ज़्यादा सस्पेंशन वाले टायर चाहिए, तो उन लोगों ने एक तरह से इनको डाई और ये मोल्ड्स वगैरह भेजे, साँचे भेजे, जिसके थ्रू वो लोग टायर बनाएंगे, डिज़ाइन भेजे पूरे। तो क्या आप इसको सप्लाई मानोगे, तो सप्लाई नहीं है, बिकॉज ये जो डिज़ाइन भेजे गए हैं वो फ्री में भेजे गए हैं माल बनवाने के लिए, तो यार मतलब इसका सप्लाई कैसे मान सकते हो, क्योंकि रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन तो है नहीं कोई भी, चलो होगा भी तो इसको सप्लाई इसलिए मानेंगे क्योंकि कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, इसके थ्रू हमारा आगे सर्विस दी जाएगी हमें, इसके थ्रू हमारा जॉब वर्क होगा, तो इसलिए सप्लाई नहीं है। अब नेक्स्ट है एक्सेप्शन ऑफ द पैरा टू। पैरा टू की एक्सेप्शन कैसे हो सकती है, लाइक क्या क्या एक्सेप्शन हो सकती है इस डीम सप्लाई के पीछे। एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर ने बेसिकली इसको सैलरी दी, एम्प्लॉई को 1 लाख रुपये महीने की सैलरी दे रहा है इसको, एम्प्लॉयर को, बेसिकली एम्प्लॉयज़ को 1 लाख रुपये महीने की सैलरी दे, ठीक है, 1 लाख रुपये महीने की सैलरी आई यहाँ से, ये बदले में क्या दे रहा है इसको, सर्विस दे रहा है, ठीक है। ये सीए था, ये एम्प्लॉयर को क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, दो चीज़ हो गई। इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अपने काम के टाइम पे, नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई, तो सप्लाई मानी जाएगी क्या, सप्लाई को सर्विस दे रहा है, नहीं, ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी, तो ये इस रूल की एक्सेप्शन है। नहीं तो आप बोलो अगर वो जाके कि ये सप्लाई है, हमारी सैलरी पे टैक्स तो 18%, तो वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। अब दूसरा देखते हैं, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बर्थडे पे उसको गिफ्ट दिया, एम्प्लॉयर ने गिफ्ट दिया एम्प्लॉय को, तो क्या सप्लाई है, बेसिकली जो गिफ्ट देना या ना देना डिपेंड करता है उसकी इच्छा पे, एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में नहीं दिया गया है, वो वैसे दिया गया है। तो अगर जो आपका गिफ्ट है ना 50,000 रुपये तक का है, तो तब तो इसको आप सप्लाई नहीं मानोगे, अगर 50 से ऊपर का है ना तब इसको सप्लाई मानोगे आप। लाइक उसने गाड़ी दे दी आपको, गाड़ी थी 20 लाख रुपए की, तो सप्लाई है, लेकिन जो गिफ्ट था 50,000 रुपये तक का था, तो वो सप्लाई नहीं माना गया। अगर 50,000 से ऊपर की वैल्यू है तो सप्लाई है, गाड़ी गिफ्ट में दे दी, गाड़ी सप्लाई मानी जाएगी और उस पर जीएसटी लगेगा। शेड्यूल 1 पैरा 3, प्रिंसिपल ने गुड्स भेजी एजेंट को, प्रिंसिपल कहाँ बैठा हुआ है, जयपुर में, गुड्स भेजी एजेंट को दिल्ली में, कि दिल्ली में उसका स्टोर है हैंडीक्राफ्ट का, कि दिल्ली में हमारी गुड्स बेचते हैं।
तो सप्लाई ऑफ द गुड्स की गई यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन, सप्लाई है जो एजेंट सप्लाई बेसिकली गुड्स एजेंट्स को सप्लाई की गई है बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, तो सप्लाई माना जाएगा इसे और इस पर जीएसटी लग जाएगा क्योंकि एजेंट को सप्लाई की है बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। अब एजेंट ने बेसिकली गुड्स उसको वापस कर दी प्रिंसिपल को विदाउट कंसिडरेशन। एजेंट ने क्या किया, गुड्स को वापस कर दिया गया विदाउट कंसिडरेशन। तो एजेंट ने प्रिंसिपल को गुड्स वापस कर दिए, तो भेज रहा है ये। तो जब एजेंट ने रिसीव की थी गुड्स ऑन द प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, तो इसको भी बेसिकली सप्लाई मानेंगे, तब भी सप्लाई माना था, अब भी मानेंगे। सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड नॉट द सप्लाई ऑफ द सर्विस इज कवर्ड हियर। सप्लाई ऑफ द गुड्स बेसिकली यहाँ पे कवर होती है। डिटरमाइन वेदर द प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉल्स विद इन द शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप आना चाहिए। जो सप्लाई फर्दर सप्लाई बाय द एजेंट इन हिज नेम देन इट वुड बी इशूड बाय द एजेंट टू कस्टमर इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल। जैसे अगर कोई सप्लाई की जा रही है एजेंट के भी यहाँ पे उसके नाम पे, तो नेम ऑफ द प्रिंसिपल ही माना जाएगा, वो इसमें बेसिकली नहीं आएगी। अगर गुड्स प्रोक्योर की गई हैं एजेंट ने और इनवॉइस किया गया है एजेंट के नाम पे ही, तो बेसिकली शेड्यूल 1 में जाएगा पूरा। नेक्स्ट देखते हैं। मिस्टर ए है, मिस्टर ए एक आर्टिस्ट है, पेंटिंग्स बनाता है वो, ठीक है। और मिस्टर बी है, ये ऑक्शनर है, पेंटिंग करता है, ऑक्शंस करता है पेंटिंग का, ठीक है। मिस्टर ए आर्टिस्ट है, इसने अपनी पेंटिंग इसको भेज दी मिस्टर बी को बेचने के लिए। मिस्टर ए ने अपनी पेंटिंग भेजी मिस्टर बी को बेचने के लिए ऑक्शन में विदाउट कंसिडरेशन, मतलब सिंपल भेजी है, कोई पैसा वैसा नहीं लिया। तो ये बेसिकली, और मिस्टर बी ने क्या किया, फर्दर सप्लाई कर दी हाईएस्ट बिडर को, बेसिकली पेंटिंग में उसकी बोली लगा दी मिस्टर सी ने। तो मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी ने पेंटिंग इसको दे दी मिस्टर सी को, ठीक है, उससे बिना पूछे या उसके भी यहाँ पे दे दी यहाँ पे। तो ये बेसिकली क्या हुआ, सप्लाई मानी जाएगी। इसी तरह कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट है, पोजेशन लिया गुड्स का एक प्रिंसिपल के थ्रू, मतलब कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट था जो गुड्स को कैरी करता है फिर बेसिकली आगे फॉरवर्ड कराता है। तो पोजेशन लिया गुड्स का प्रिंसिपल से और इशू की इनवॉइस अपने नाम पे, तो ये शेड्यूल 1 में कवर होगा। मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने गुड्स भेजी विदाउट कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन नहीं लिया था गुड्स के रिगार्डिंग, मिस्टर ए ने सिंपल भेज दी। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भेजा है यूटिलाइज सर्विसेज के थ्रू मिस्टर बी की, तो ये बेसिकली क्या है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचा है, तो ये क्या माना जाएगा, कंसिडरेशन होगा ये भी। सो इम्पोर्टेशन ऑफ द सर्विस के केस में क्या होगा, बाय टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम द रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम हिज एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड द इंडिया। मतलब एक टैक्सेबल पर्सन था मिस्टर ए, उसने अपने भाई से सर्विस ली आर्किटेक्ट की सर्विस ली उसने रिलेटेड पर्सन या अपने भाई से जो आउटसाइड में कनाडा में रहता है, विदाउट कंसिडरेशन, बेसिकली विदाउट कंसिडरेशन लिए उसने, कोई पैसे नहीं लिए। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस शुड बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई मानी जाएगी। ABC एसोसिएट थी, बेसिकली ब्रांच है उसकी इंडिया में, लीगल सर्विसेज कंसल्टेंसी की एक HO से ली मलेशिया में, विदाउट कंसिडरेशन, सप्लाई मानी जाएगी शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बेसिकली गाइज आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। तो आपका काम क्या है, आपको बेसिकली अब ये रिवाइज़ करना है, जितना हमने आज तक पढ़ा है इसको रिवाइज़ करिए, और कल हम बेसिकली इस पूरे की 2 रिवीजन वीडियोस बनाएंगे, जो रिवीजन वीडियो आपको हेल्प करेंगे रिवाइज़ करने में, और आप उन रिवीजन वीडियोस को देख के ही इसको रिवाइज़ करेंगे। हम फटाफट एक ही रिवीजन वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे कि इसको रिवाइज़ करके हम आगे कैसे काम कर सकते हैं, और जितना आप इसको रिवाइज़ करोगे उतना ही बेसिकली ये आपके लिए बेटर रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, प्लस आप अपने दोस्तों को सजेस्ट कर दीजिए चैनल को, ताकि वो भी
इन फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस का फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।